हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में ड्राइवर, मैकेनिक, सफाई कर्मी और भी बहुत सारे अन्य जो पोस्ट निकला है उस पे मतलब जो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज बोलिए या जनरल अवेयरनेस बोलिए, उसमें हम टेस्ट सीरीज नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन जो है आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना भी क्वेश्चन लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ गए हमके। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको हम तरीका बताएंगे। ऐसे नहीं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उसका आंसर देख लेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर एक बार देख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में जाइएगा वही क्वेश्चन आएगा, आंसर रहेगा, आप गलत करके आइएगा। ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी दिया जाएगा। यहाँ पे हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, एक टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन मीन्स आपका हो गया 50-60 क्वेश्चन के बराबर होगा। ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको इसमें समझ आ जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए क्लास को शेयर कीजिए, जितना भी आपका दोस्त है उनको बताइए। स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पे जो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन जो एग्जाम है उसका तैयारी जो है झमाझम तरीकों से स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि देखिए ये आपका सब्जेक्ट है। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है जनरल, क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। और आपको लिए है इंग्लिश या जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी 25 क्वेश्चन। बोलिए सर ऐसा क्या, मतलब देखिए ऐसा ये है, आप जनरल इंग्लिश यदि आपका सही है तो आप जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जनरल हिंदी आपका सही है तो जनरल हिंदी से सॉल्व कीजिए। जिस तरह आप एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं सेम उसी तरह यहाँ पेपर जो है उसी तरह पेपर है। ठीक है। और टोटल आवर जो है 2 आवर का पेपर है, 2 घंटा में आपको मतलब क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बता दें ये भी वो है, ये नंबर नोट कर लीजिए 7564864459। शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग, सीआरपीएफ के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति किसके पास है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है, महासभा और सुरक्षा परिषद में। मतलब ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है, वर्तमान में महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र के, बताइए। तो कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। तो ऐसा भी देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसलिए बताइए एक क्वेश्चन में देखिए कितना क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे अभी। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति किसके पास है, महासभा और सुरक्षा परिषद में। चलिए ठीक है। उसके बाद बोलिए सर यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, इसके बारे में बता दीजिए। तो इसका जो स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी नियुक्ति जो है सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा, जब सुरक्षा परिषद जो है ना वो संस्तुति करता है, और महासभा के द्वारा जो महासचिव है उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। और महासचिव जो होता है ना, यूनाइटेड नेशन मीन्स संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अधिकारी होता है। ये भी आपको याद रखना है। सब ये आप थोड़ा कॉपी पेन डाउन भी करते चलिए। ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद बता दें जो एंटोनियो गुटेरस है जो वर्तमान में महासचिव है, क्वेश्चन पूछ देगा उनका कार्यकाल कब तक है, तो 31 दिसंबर 2026 तक है। कब है, 31 दिसंबर 2026 तक एंटोनियो गुटेरस का कार्यकाल है, जो कि यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन का महासचिव है। बोलिए सर यूनाइटेड नेशन का जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरस कौन से देश से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बोलिए सर इसका थोड़ा का कार्य कार्य बता दीजिए। इसका जो कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, शांति सुरक्षा का प्रबंध करना और भी बहुत सारे कार्य जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कार्य है। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको मतलब जनरल नॉलेज के बारे में बता दें। यूनाइटेड नेशन में 6 अंग होते हैं। यूनाइटेड नेशन के 6 अंग होते हैं। ठीक है। उसमें भी जैसे में इसमें महासभा है, सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। तो 6 जो पार्ट है यूनाइटेड नेशन का आपको हम बता दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। बताइए, ये क्वेश्चन भी आई है, बहुत सारे एग्जाम स्टूडेंट है क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो आपको बता दें, भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के दोनों के पास है जो न्यायिक पुनरावलोकन का, ठीक है, मतलब। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का है, ठीक है। वर्तमान में भारत के 25 उच्च न्यायालय है जो कि कार्यरत है, याद रखिएगा 25 उच्च न्यायालय है, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए के संविधान से ली गई है। तो देखिए ये जो है भी आई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो न्यायिक पुनरावलोकन है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है, अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद या आर्टिकल बोलिए 13, 137 और 226 न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है, ठीक है। उसके बाद बोलिए सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा, जो आर्टिकल 13 के बारे में बताइए। देखिए आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, राज्य के नागरिक के विरुद्ध को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, ठीक है। जो राज्य के नागरिक है उनको क्या दिया जाता है, मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी दिया जाता है आर्टिकल 13 में, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें, बोलिए सर आर्टिकल 137 क्या है। आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा हेतु एक विशेष शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। जैसे में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी मतलब कोई भी आपका निर्णय सुनाता है, तो उसके बाद निर्णय सुनाने के बाद उनको लगता है कि उस पर हमको विचार करना चाहिए, जो निर्णय सुनाए हैं उस पर समीक्षा करना जरूरी है या विचार करना जरूरी है। तो आर्टिकल 137 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो मतलब शक्ति उनको प्रदान किया गया है। इतना आप समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और बता दें, देखिए हाई कोर्ट के को आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, और संविधान की समीक्षा को करने का अधिकार केवल किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय के पास है। याद रखिएगा ये जो है पॉइंट, ये याद रखिएगा क्या है, संविधान की समीक्षा करने का अधिकार केवल किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, मतलब उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट के पास नहीं है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद बोलिए सर थोड़ा आर्टिकल जो है इतना तो बता दिए, 226 हो गया, और आर्टिकल 13(2) तो जानते हैं एक ही है, क्या है आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है हाई सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स का रक्षक एवं क्रांतिकर्ता की भूमिका मतलब अदा करती है, मतलब प्रदान करती है। तो ये याद रखिएगा, समझ गए ना। तो क्या है 22 का ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बताते ना 10 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन 60 या 70 क्वेश्चन के मुताबिक बताएंगे। क्वेश्चन आपको सीआरपीएफ में कैसे देखने को मिलेगा, आप लोग एग्जाम से मतलब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो भी स्टूडेंट डीआरडीओ ड्राइवर का तैयारी किए होंगे, फायरमैन का तैयारी किए होंगे, तो देखे ना किस तरह हम आपको शुरू से लास्ट तक पढ़ाए, और क्वेश्चन किस तरह 90% क्वेश्चन वहां से टकराए हैं जो क्लास नोट्स में आपको पढ़ाए थे। तो ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है। तो बताइए राज्यसभा जो है धन विधेयक कितने अवधि तक रोक सकती है, 14 दिनों तक रोक सकती है, और 14 दिनों के बाद जो धन विधेयक है पूर्णतः पूर्णतः मतलब पारित मान लिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों की अवधि तक रोक सकती है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है, ठीक है। आपको पता है ना 14 दिनों के बाद जो धन विधेयक है वो पूर्णतः पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है, ठीक है। मतलब कोई मतलब उसको अस्वीकार भी नहीं कर सकती है, उसके बाद उसमें कोई संशोधन भी नहीं कर सकती है, केवल क्या कर सकते हैं, केवल सिफारिश कर सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए धन विधेयक, संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो अंतिम निर्णय है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एक जो पॉइंट है वीवीआई है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है आर्टिकल 110 मतलब 110 है, उसमें धन विधेयक की परिभाषा है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए
भारतीय संविधान के आर्टिकल 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो जितना भी पॉइंट बताए हैं सब ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, समझ गए ना? कितना पॉइंट आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है। द द यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य। कितना है? 27 सदस्य है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए द यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 सदस्य हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यूरोपीय संघ के 4 प्रमुख संगठन है। क्या क्या है? यूरोपीय कमीशन, ठीक है, देख लीजिएगा यूरोपीय कमीशन जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है आपका यूरोपियन पार्लियामेंट। उसके बाद है द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज। उसके बाद क्या है? द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स जिसका हेडक्वार्टर लक्जमबर्ग में है। तो इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दें, देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल सदस्य कितना है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल सदस्य 47 है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एक क्वेश्चन भी आई है, याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। गुरुत्वीय बल पर, गुरुत्वीय बल पर बॉल पेन है जो क्या करता है, मतलब काम करता है। देखिए आप लोग पेन का यूज करते हैं कॉपी पे लिखने के लिए, कागज पे लिखने के लिए। क्या होता है, पेन की नोक पर एक छोटी सी बॉल होती है, मतलब जब नोक जहाँ से लिखते हैं ना उस पर एक छोटी सी बॉल होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पेन जो है कागज पर चलता है तो बॉल से स्याही की कांटे से स्याही जो है कागज पे छोड़ देती है, ठीक है। और जो लिखावट है आप कागज पे देख सकते हैं पेन के द्वारा, ठीक है। इसी के सिद्धांत पे, गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर ही काम करती है। तो 25 आपको बता दिए क्या है। देखिए 25 देखिए, तो उसके बाद बोले सर गुरुत्वीय बल क्या है? देखिए गुरुत्वीय बल जो है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पृष्ठीय तनाव मतलब सरफेस टेंशन, किसी द्रव का पृष्ठ हमेशा परिवर्तित होने की राह में रहता है, इसी तनाव को पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 10 मीटर से दूर 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, ठीक है। 10 मीटर से दूर कोई भी व्यक्ति है जो साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रस्त है? तो बताइए वह किस रोग से ग्रस्त है? तो वो निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी बोलते हैं। मायोपिया मीन्स निकट दृष्टि दोष से वो क्या है, आपको ग्रसित है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस मीन्स अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, मतलब उसका यूज किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया, और यहाँ पे क्या लिख दिए, कनकेव, कनकेव लेंस मतलब अवतल, ठीक है, अवतल लेंस याद रखिएगा, ठीक है, आपको बता दिए। तो चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है। देखिए एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख सकता है, वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी बोलते हैं इंग्लिश में, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर जो स्थित वस्तु है उसको मतलब सही से नहीं देख पाता है, ठीक है। और इसके लिए इस रोग के मतलब या इस रोग बोलिए या दोष बोलिए के निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ये आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है, दूरदृष्टि दोष, ये सब आप 9th-10th में ही पढ़े होंगे। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई देती है परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मोतियाबिंद, मोतियाबिंद का उपचार जो है ऑपरेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। मोतियाबिंद का उपचार किससे होता है? ऑपरेशन के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अबिंदुकता, अबिंदुकता भी आप सही से देख लीजिएगा। अबिंदुकता जो है इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता है, किंतु जो जैसे में हॉरिजॉन्टल नहीं देख पाता है लेकिन वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसमें सही मतलब नहीं देख पाता है, ठीक है। क्या है देखिए इसमें जो नेत्र है हॉरिजॉन्टल दिशा में देख पाता है, सॉरी क्या है देखिए अबिंदुकता में जो नेत्र है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख लेता है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं देख पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अबिंदुकता बोलते हैं। और इस रोग के निवारण के लिए सिलिंड्रिकल लेंस मीन्स
बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है, ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर, बताइए ध्वनि जो है, ध्वनि का जो मतलब ध्वनि जो अपने मार्ग में रुकावट आती है तो क्या करती है, बताइए। तो क्या होती है, मुड़ जाती है। ध्वनि जो है अपने मार्ग में जब रुकावट आती है तो मुड़ जाती है, ये याद रखिएगा। 27 का ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है देखिए। ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर मुड़ जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि मतलब इको इको कहते हैं, इको साउंड, आप जानते हैं ना, इको साउंड। उसके बाद देखिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो ये जो है वीवीआई है, ये पॉइंट वीवीआई है, ठीक है। जैसे मानव कान पर, आपके कान पे कोई भी ध्वनि सुनाई देता है, कोई चीज़ जैसे में हम बोले, तो कितना दिन तक रहता है, कितना देर तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक ही रहता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे में आप लोग ये मतलब देखते भी होंगे, मतलब महसूस करते होंगे, कोई भी ध्वनि दिन में आपको थोड़ा कम सुनाई देता है, लेकिन रात में क्या होता है, रात में थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे में दिन में मतलब वातावरण में क्या होता है, जैसे में व्हीकल चल रहा है, गाड़ी घोड़ा चल रहा है, उसके बाद लोग मतलब आवाज जाही बना रहता है। लेकिन रात में क्या रहता है, सब कुछ मतलब ज़्यादा नहीं चलता है, व्हीकल भी ज़्यादा नहीं चला, उसके बाद आपके जो चारों तरफ मतलब शोरगुल भी नहीं होता है। तो इसी कारण क्या है कि ध्वनि जो है ना आपको रात में ज़्यादा सुनाई देता है, तो ये आप जानते होंगे। उसके बाद देखिए, प्रतिध्वनि मतलब इको साउंड को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच जो न्यूनतम दूरी होना चाहिए 16.6 मतलब 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ध्वनि निर्वात में नहीं गमन करती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए ये पॉइंट जो है ना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये ठीक है। ध्वनि जो है निर्वात में गमन मतलब वैक्यूम में गमन नहीं करती है। ध्वनि की गमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। और प्रकाश जो है निर्वात में मतलब वैक्यूम में क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। तो ध्वनि और प्रकाश में मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। ध्वनि की गमन करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश की गमन के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आप याद रखिएगा दोनों पॉइंट, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 28 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सी जो विशेषता है उसमें कीमत प्रक्रिया जो है विशेषता है। तो वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था है, क्या है, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, मतलब ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ क्या है, वस्तुओं के द्वारा लेन देन करना। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, रुपया मतलब पैसा। पैसा देते हैं, जैसे में आप कोई भी चीज किराना के दुकान से कुछ लाने जाते हैं तो क्या होता है, पैसा दीजिए तब सामान लीजिए, होता है ना, चाहे कोई चीज में। तो यही होता है क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। पैसा जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ये याद रखिएगा। प्राचीन काल में वस्तु जो है विनिमय प्रणाली अधिक प्रचलित थी, मतलब प्राचीन काल में क्या था, पैसा नहीं चलता था, तो क्या था, जैसे मैं कोई 2 केजी मतलब मक्का दिया तो 2 केजी मतलब उसको गेहूं दिया, या सरसों दिया तो उसको धान दिया, मतलब जो भी हो, तो ऐसा मतलब जो वस्तु विनिमय प्रणाली था वो प्राचीन काल में प्रचलित था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल पैसा चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुद्रा के प्रचलन में वृद्धि के साथ ही वस्तु विनिमय प्रणाली में कमी आई, ठीक है। जब से मुद्रा चला तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कमी आई, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका पूर्ण नियंत्रण निजी व्यक्ति के पास हो। समाजवादी में क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर पूरा नियंत्रण सरकार का हो। और मिश्रित में निजी और सरकार दोनों का मतलब जो मतलब भागीदारी रहता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा सा उदाहरण है। तो 28 का क्या है, 28 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन है, वायु दाब मतलब एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जो है दर्शाया जाता है, तो किस में दर्शाया जाता है, एयर प्रेशर मतलब आइसोबार। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, 29 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या है, देखिए
वायु दाब समदाब रेखाओं जिसे आइसोबार कहते हैं इंग्लिश में द्वारा दर्शाया जाता है। समताप रेखाओं मतलब आइसोथर्म द्वारा समान तापमान बताने वाली जगहों को मिलाती है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए समलवण रेखाओं जिसे आइसोहेलाइन बोलते हैं द्वारा समुद्र में समान लवणता वाले जगहों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होती है? तो ऑप्शन देखते ही आप लोग क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। किसमें? तो यूरिया। यूरिया में 46%, देखिए यूरिया में 46% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसलिए ना जो उर्वरक में यूरिया का यूज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण तरीकों से किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 46% होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बता दें एक जो पॉइंट बताते हैं याद कर लीजिएगा। क्या बताते हैं आपको, देखिए आप नोट कर लीजिए, नाइट्रोजन रेशियो फॉस्फोरस रेशियो पोटास, ठीक है, इज इक्वल टू 4:2:1, ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है इसी तरह आपका जो है मतलब सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं, स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें क्लास जो है यहाँ झमाझम तरीकों से किया जाएगा। यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा सभी का यहाँ तैयारी झमाझम तरीकों से करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।